हाय। हाय जी, सर, हर्षिता कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ सर। हाउ आर यू डूइंग? ठीक हूँ। मिस्टर स्वामी, आपका जो बैकग्राउंड देखा जाए फिल्मों का ना, तो काफी अलग थलग रहा है। मतलब माजी लीजिए, अब आप आपकी बाकी फिल्में लीजिए, उनका सब्जेक्ट और आपका जो कैरेक्टर सिलेक्शन है काफी अलग थलग रहा है। मतलब वो जो डेलिब्रेट थॉट प्रोसेस की हमको अलग स्टोरी ही चुनी है। मेरी एक आदत रही है कि मैं सोसाइटी की उन कहानियों को ढूंढता हूँ जो अनछुआ रह गया है। जानते हैं लोग कहानियों के बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं कि इस कैरेक्टर को लेकर के भी कोई कहानी आ सकती है, फिल्म बनाई जा सकती है। ऐसा मतलब हमारे हमारे बगल से बहुत सारी चीजें गुजर जाती है, बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं वो हमारे सामने से चले जाते हैं, लेकिन हम उनको देखते हैं, जानते हैं, सब कुछ है। पर रिश्ता होता ये है कि हम उसके बारे में कभी इतनी गंभीरता से, संवेदनशीलता से सोच नहीं पाते हैं कि ये इस तरह के चरित्रों पे भी कोई कहानी बन सकती है। तो मेरी एक आदत हमेशा से रही है कि मैं हर बार कोशिश करता हूँ। जैसे दशरथ मांझी के समय में भी, जो मांझी द माउंटेन मैन के भी टाइम में एक बिल्कुल अनछुआ सा कहानी था, अनएक्सपोज्ड स्टोरी है कि 22 साल तक कोई व्यक्ति है, वो अकेले धूप में, बारिश में, सर्दी में, कड़ाके की ठंड में, तपती हुई लू में वो पहाड़ तोड़ रहा है, और 22 साल कोई मामूली नहीं होता है। तो इस तरीके की कहानियां हैं वो मुझे लगता है कि आनी चाहिए, और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं ऐसी ही कहानियां लेकर के आऊं। उसी का एक कड़ी है ये कबाड़ द क्वाइन, कि एक हाथ गाड़ी चलाने वाला जो सोसाइटी का सबसे लोअर लेवल का कैरेक्टर है, जो हाथ गाड़ी चलाता है, कबाड़ लोगों के घरों से ले जाता है उठा करके। हमको लगता है कि यार हमने अपना कबाड़ दे दिया उनको, और फिर हम निश्चिंत हो गए, हम चलो यार एक घर का कचरा चला गया। लेकिन कभी हम सोचते नहीं इस बात को कि वो हाथ गाड़ी वाला, कबाड़ वाला, वो सामान ले जा करके उस कबाड़ का क्या होता होगा, कैसे होता होगा। तो ये एक ब्रेन में था, और इसके पीछे बहुत लंबी सी घटनाएं भी थी। हम काम कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, तो शूटिंग से लौट करके आ रहे थे, रास्ते में मड आइलैंड से काम करके लौट के आ रहे थे, तो हमने वर्सोवा के पास एक हाथ गाड़ी वाले को देखा। उसके हाथ गाड़ी का पहिया टूट करके निकल गया था, और वो पहिए को बार बार गाड़ी में लगा फिट करने की कोशिश कर रहा था, और हथौड़े से, वो हैमर से वो उसको ठोक रहा था। और उसी दरमियान उसका हैमर है वो फिसल गया, और उसके पैर के बड़े वाले अंगूठे थंब पे जाकर के लग गया, और उसका अंगूठा पूरा फट गया और ब्लीडिंग होने लगी। मैं उधर से गुजर रहा था, मेरे साथ मेरा को राइडर शहजाद भी था साथ में। मैंने देखा तो बोला रुको 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 यार, और वो चिल्ला रहा था दर्द के मारे, मतलब बहुत ऐसा कुछ कर रहा था। तो देखा तो बोला यार इसका तो यार ब्लीडिंग हो रहा है, और इसका अंगूठा है वो फट गया है। तो फिर हमने उसको वहीं पे फर्स्ट एड दिलवाया। उसके बाद एक मिस्त्री बुला करके उसके गाड़ी को ठीक करवाया, थोड़ी बहुत उससे बातें की। तो उसी दिन मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि यार ऐसे कैरेक्टर पे कहानी लेकर के सोसाइटी में आने की जरूरत है। तो वहां से ये हर्षता शुरू हुई थी, इस कहानी की शुरुआत हुई थी। और अब तो ये पिक्चर बन गई है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत खूबसूरत फिल्म है ये, और लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट भी देगी और बहुत मोटिवेशन देगी। और खास करके इस कोरोना काल में, इस पैंडेमिक में, जिस तरीके से लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा मतलब नकारात्मक सोच, नेगेटिविटी आई है, तो उसमें लोगों को बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिलने वाला है। और इसका चरित्र की बात करें तो चरित्र हमारे समाज में ही है, सोसाइटी में ही है। उन्हीं में से हमको चरित्र उठाना होता है, निकालना होता है। एक कोशिश है, एक मन की पीड़ा है, जो कि सोसाइटी में ऑडियंस के सामने लाना जरूरी हो गया था, तो उसको लाया है। बहुत ही उम्दा तरीके से सर आपने एक्सप्लेन किया। पर ये विवान का सिलेक्शन किस तरह आपके जहन में आया? हर्षिता, जब हम कहानी इसकी स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, मतलब मैं मांझी के बाद इसकी स्क्रिप्टिंग मैंने शुरू किया था, तो मेरे साथ मेरा जो को राइटर है शहजाद, तो उसके साथ हम दोनों स्क्रिप्टिंग कर रहे थे। तो स्क्रीन प्ले के दौरान मेरे दिमाग में ये बातें चलने लगी थी कि यार इस तरह के कैरेक्टर को करेगा कौन, और इतना डेडिकेशन चाहिए। हाथ गाड़ी, वो भी मैंने आपको बताऊं कि मैंने
अपनी फिल्म में ओरिजिनल हाथ गाड़ी दिया हुआ है, ये भी नहीं कि अपने आर्ट डायरेक्टर से बनवा करके दिया। भारी भरकम हाथ गाड़ी, कम से कम 200 केजी का हाथ गाड़ी और लाया था। तो मेरे सामने ये प्रॉब्लम थी, जहाँ पे आज एकदम स्टाइलिश फिल्मों का दौर चल रहे हैं और जहाँ पे लोग हैं वो एकदम चूज करके अपने आर्टिस्ट भी है वो चूज कर रहे हैं कि मुझे ये करना और ये नहीं करना है। जहाँ पे उसको लग रहा है कि यार ये तो बहुत टिपिकल है या डिफिकल्ट है, तो वो सीधे बोल देते हैं कि नहीं हम करेंगे। वहां पे हमको एक कैरेक्टर की जरूरत थी। तो विवान और नसीर भाई और विवान की माता जी, ये लोग सिनेमा और आर्ट के प्रति डेडिकेटेड लोग हैं। इनका इनका एक मतलब लाइफ रहा है। अगर हम देखेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में सोसाइटी को दिया हुआ है। और मैं तो विवान के फादर का फैन रहा हूँ और उनको एज ए टीचर ट्रीट करता हूँ। तो उनके घर से रिलेशन भी है, अच्छा है, आना जाना है। तो मैंने स्क्रिप्टिंग के दौरान ये तय किया था कि अगर इस कैरेक्टर को विवान करता है तो बहुत अच्छा से करेगा, बहुत खूबसूरत जी लेगा। उसके अंदर करने की का एक जो आग है, फायर है कि हमको कोई अच्छा सा रोल मिले। एक भूख होती है कलाकारों के अंदर कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और वो भूख मिटाने के लिए वो उस तरीके का कैरेक्टर करना चाहता है। तो मुझे ये विश्वास था कि मैं जा करके इसका नरेशन करूंगा विवान को, तो वो ना नहीं करेगा। और वही हुआ। मैं जब स्क्रिप्टिंग फाइनल किया तो मैं जा करके विवान को नरेशन दिया। और इस तरह जब मैं नरेशन दे रहा था तो 2 घंटे लगे पूरे नरेशन में। लेकिन विवान 2 घंटे तक सांस रोके बैठा रहा, सुनता रहा, जब तक नरेशन खत्म नहीं हुआ। नरेशन के बाद वो बोला कि सर मैं जरा सा वॉशरूम से होकर के आता हूँ। तो मुझे उस समय समझ में आ गया कि ये करेगा। फिर बाद में बोला सर कब से शेड्यूलिंग करनी है। तो ये हो गया। विश्वास होता है। एक माइंडसेट था। विवान के साथ खून माफ भी देखा था, हैप्पी न्यू ईयर भी देखा था, और उसको बहुत पहले से जानता हूँ, तो उसके स्किल को जानता था। तो ये कास्टिंग हो गई विवान की। अच्छा, आपका अभी मैं प्रोमो देख रही थी तो काफी सारे डायलॉग और सीन जो है ना, वो एक यंग जनरेशन, यंग व्यूअर्स को ध्यान में रखे हुए लिखे गए। तो ये डेलिबरेट था कि आपने एक कबाड़ी वाले की कहानी फ्लो में लिखी? मतलब किस तरह से? नॉर्मली हम जो कबाड़ी वाले देखते हैं वो काफी ओल्ड मिडिल एज होते हैं, पर ये काफी यंग सा कबाड़ी वाला है। हाँ हाँ, ये चूंकि ये मुझे इसी तरीके से रिश्ता ले करके आना था इस कहानी को। और यंग एज का कैरेक्टर इसलिए कि वो जहां से हमने काफी रिसर्च किया था, तो देखा कि अब ये ओल्ड एज का जो एक ट्रेडिशनल जो हाथ गाड़ी वाला, जो ऐसा नहीं है कि फिल्मों में हाथ गाड़ी चलाते हुए नहीं दिखाया गया। हमारी फिल्म पहली फिल्म है जिसमें कि हाथ गाड़ी वाला दिख रहा है। फिल्मों में ना जाने कितनी फिल्मों में हाथ गाड़ी वालों को दिखाया गया, लेकिन वो स्टॉक था। वो उसमें कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये प्रोटेक्निस्ट कैरेक्टर बन सकता है, ये हीरो बन करके आ सकता है। दूसरी बात थी हरिश्ता कि ये जो एक क्लीशे कैरेक्टर बना दिया गया, एक टिपिकल कैरेक्टर बना दिया कि पंडित जी ऐसे होंगे, मौलवी साहब ऐसे होंगे, मुनीम जी ऐसे होंगे, सेठ जी ऐसे होंगे, कोई साहूकार ऐसा होगा, वकील साहब ऐसे होंगे। तो ये जो क्लीशे कैरेक्टर को मुझे ब्रेक करके और एक ऐसा कैरेक्टर लेके आना था जो मैं रियलिस्टिक वे में देखता हूँ। अभी देखता हूँ ऐसे ऐसे हाथ गाड़ी वालों से मिला जो एकदम मतलब फर्स्ट क्लास का रिबॉक का जूता पहनता है। वो जूता कहाँ से लाता है? तो जा करके मोची के दुकान से सेकंड हैंड जूता खरीदता है, लेकिन वो रिबॉक का जूता पहनता है। जा करके सेकंड हैंड टी शर्ट खरीद के लाता है, लेकिन वो टी शर्ट है वो पोलो का होता है या फिर एडिडास का होता है। तो वहां से ये मुझे एक मोटिवेशन मिला कि नहीं, मेरा कैरेक्टर यंग है और यंग ही होगा। दूसरी बात, आपने एक और सवाल पूछा था, क्या पूछा था? कि मतलब यंग कबाड़ी वाला कभी दिखता नहीं है, नॉर्मली ओल्ड एज या हाँ मिडिल एज वाले जी, कबाड़ी दिखते हैं, तो आपका हाँ कबाड़ी वाला यंग है। हाँ, तो यंग ये है हाँ। लॉकडाउन की और चर्चा में बहुत सारे लोगों के जॉब छूट गए, तो आप कहीं ये तो जी, नहीं सजेस्ट करना चाहते हैं कि भैया आप कबाड़ी वाले का भी एक एक व्यवसाय चूज कर सकते हैं? ये तो कहीं सजेशन नहीं है आपका? नहीं, आपका आपका परसेप्शन बिल्कुल सही, और आपका जो अंदाजा आपने लगाया वो एकदम एक्यूरेट 100% है। मैं यही कहना चाहता था कि भैया कि
आप मैंने अपनी फिल्म में ये बात रखा है कि कोई भी काम बुरा नहीं होता है, और हमको उस काम को कैसे ले करके जाना है। वो कैरेक्टर बोलता है अपनी माँ से कि मम्मा ये तो स्टार्टअप का जमाना है, मेकिंग इंडिया का जमाना है, हम इसी मेरे फादर का ये बिजनेस है और मैं इसी बिजनेस को लेकर के एकदम बहुत बड़े लेवल पे जाऊंगा और मैं रिसाइकलिंग करूंगा और मैं इसके इसके कबाड़ की, इस पूरी दुनिया में जो कबाड़ जमा हो रहा है उससे मैं पोल्यूशन से बचाऊंगा और मैं इसको एक बहुत बड़ी उम्मीद में एक मतलब ऑप्शन में बदल दूंगा इसको। तो वो मैंने रखा है वो उसको। और ये बिल्कुल सही है कि मैंने ये तय किया था कि आप हर चीज के लिए जॉब या हर बात के लिए इस पे आश्रित मत रहिए कि आपको कोई जॉब देगा तो आप जॉब करेंगे। हमें खुद से कोशिश करना चाहिए। दरअसल क्या है कि कोरोना तो है ही, और कोरोना के आफ्टर कोरोना और बिफोर कोरोना भी मेरा ये कहना है, इस फिल्म के जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम खुद से उससे आगे बढ़े, हम खुद से कोशिश करें, हम खुद से अपने लिए अपना काम अपना जॉब पैदा करें और उस जॉब में 10 लोगों को और काम दें। ओके सर, मतलब आपकी फिल्म एक जानना चाहूंगी कि फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली थी और अभी आप मैक्स प्लेयर ओटीटी पे आ रहे, कैसा है मतलब इसका रिलीज का? मई में रिलीज होने वाली थी 2020 की, और अब सारी चीजें हो गई थी, अच्छा खासा सारी तैयारी हो गई थी और लॉसेस भी हो गया हमारी इस वजह से। तो तब हमें बहुत वो लगा कि यार, ये सबने बोला कि होल्ड करो होल्ड करो इसको, ये बहुत प्यारी फिल्म है और इसको थिएटर में ही आना चाहिए था। तो काफी दिन तक स्टे किया, होल्ड किया, फिर लगने लगा कि अब शायद पॉसिबल नहीं है, और अगर अब रिलीज करते हैं तो शायद थिएटर में ऑडियंस नहीं मिल पाएगा। एक ऑडियंस की जो रिक्वायरमेंट होती थी वो ऑडियंस नहीं मिल पाएगी। तो फाइनली ये तय करना पड़ा कि अब इसको ओटीटी पे रिलीज करेंगे। ओके एक आपका जस्ट ओपिनियन जानना चाहूंगी, जो ओटीटी फिल्में उनके लिए सेंसरशिप नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में लग सकती है, तो आपको लगता है कि ये जो एक लूप होल है उसका फायदा आपकी फिल्म को और अन्य फिल्में जो आने वाली है जिनको कोई सेंसर में कट जाने वाले डायलॉग है या विजुअल के लिए मिल सकता है? देखिए, हर्षिता, ये बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त और बहुत कमाल का सवाल लोग नहीं पूछते। आप लोग संवेदनशील जर्नलिस्ट हो, इसलिए आपके जहन में ये बात है। ये एक इतना मतलब अंदर का सवाल है जो कि लोगों के पास नहीं है, लोग सोचते नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप ये दिखा रहे हो, कोई भी फिल्म या कोई भी सब्जेक्ट लेकर के आ रहे हो, तो आप क्या दिखाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कैसे दिखाना चाहते हो, सेंसरशिप होना चाहिए। मैंने अपनी फिल्म के लिए सेंसर करवाया है, और मैं नहीं चाहता कि हर समय वल्गर या फिर गलत चीजों को ही दिखाया जाए या कहा जाए। तो मेरा मानना है कि ओटीटी हो या कुछ भी हो, दर्शक तो दर्शक है ना। जब हम सिनेमा या मीडियम रखते हैं तो मीडियम के साथ साथ एक चीज तो होनी ही चाहिए, जहाँ पे कि हम उनको समझ पाए, देख पाए। इसके मतलब कबाड़ के बाद में आपकी क्या कोई कलाकृति आने वाली है, कौन सी फिल्म होगी नेक्स्ट? मैम, हम एक और बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, अभी मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा। बस ये कहूंगा कि अगर ये कोरोना काल खत्म होता है तो बहुत जल्द हम आपसे फिर जुड़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि उस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा संवेदनशील सब्जेक्ट है। जैसा आप जानती हैं, हमारी आदतों में रही है, हम संवेदनशीलता को छूने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको मेरे हिसाब से। सर थैंक यू सो मच, स्क्रीन ग्राफिया से आपने बात की और हम तहे दिल से आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। और आपका जो अनोखा सब्जेक्ट है ढेर सारे लोगों के साथ पास पहुंचे और आपको ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अच्छे से फिल्म बनाते रहिए, हम मिलते रहेंगे, दर्शक खुश होते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।